गुड इवनिंग गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। हम आप लोग को गृह विज्ञान क्लास 9 की पढ़ा रहे थे, जिसमें से मैंने आपको कुछ चैप्टर फिनिश कर दिए हैं। चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, इंडेक्स देख लेते हैं। मैंने प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या पूरा कंप्लीट कर दिया है। स्वास्थ्य रक्षा में मैंने पहला, दूसरा, तीसरा प्रदूषण लेके चल रही हूँ इस टाइम, तो मैं आज यही कंप्लीट करना चाहती हूँ। उसके बाद एक चैप्टर बचेगा अशुद्ध वायु से होने वाले रोग, उसको भी कंप्लीट कर दूंगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट यूनिट थी जो कंप्लीट हो जाएंगी। बच्चे की 3 छोटी छोटी यूनिट कंप्लीट करने के बाद मैं 10th क्लास स्टार्ट कर दूंगी, मतलब फिर मैं 10th क्लास आप लोगों को। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको बता दी थी, 1 मिनट रुकिए। पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव बता रही थी। इसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोग को बता दी। पर्यावरण संरक्षण के प्रकार बता दी थी, प्रदूषण का अर्थ, पर्यावरण प्रदूषण के कारण बता दी थी, पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव ये भी मैं आपको बता दी थी। उसके बाद प्रदूषण के प्रकार ये बता दी थी मैं आपको। वायु प्रदूषण के कारण भी मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक। धूल के कण एवं अन्य रेशे जो होते हैं, ये चीज़ मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आपको फिर से बता देती हूँ वायु प्रदूषण क्या होता है। तो जो वायु होती है, मतलब जो फिक्स एक वायु जिसे शुद्ध वायु के अंतर्गत रखा जाता है, जैसे जिसमें 21% ऑक्सीजन हो, 78% नाइट्रोजन हो एंड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड हो, 0.09% क्या हो तो आर्गन वगैरह सब गैसें हों, ठीक है। और जिसमें 0.04% जलवाष्प होता है, उसे क्या कहते हैं, शुद्ध वायु कहते हैं। लेकिन अगर इसी में किसी भी चीज़ की क्या होती है, मात्रा अनियमित हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। उसमें धूल कण का मिल जाना, इनका इनबैलेंस हो जाना, या बहुत तरह के रेडियोधर्मी पदार्थों का मिल जाना, तो उससे क्या, किसी भी तरह से अगर इनकी क्वालिटी में कमी आती है तो क्या होता है, प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। फिर आपने देखा श्वसन क्रिया से, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आप कितने प्रतिशत का ऑक्सीजन लेते हैं, तो आप कहते हैं ना, आप जब लेते हैं ऑक्सीजन, देख लीजिए, आपको फिर से मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, शायद आपको याद हो जाएगा कि 1 मिनट रुकिए, आप लोग को पहले मैं दिखा देती हूँ चीज़, तब आपको ज़्यादा समझ आएगी बातें। देखिए क्या होता है, आप कितने प्रतिशत, 21% ऑक्सीजन लेते हैं, जो घट कर क्या हो जाती है, 16% हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं, 0.04%, जो बढ़कर 4% हो जाती है। तो मतलब क्या, ऑक्सीजन की मात्रा घटी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, जिससे क्या, वो श्वसन क्रिया से हो गया प्रदूषण। जलने की प्रक्रिया में जिसमें क्या होता, अध जला तो कार्बन मोनो निकला, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, ठीक है। और कह सकते हैं कि कार्बन डाई डिप्थीरिया, मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे आप टीबी, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा आदि व्यक्ति को अगर रोगी है, ठीक है, उससे बचाव पाना चाहते हैं, तो मतलब अगर उससे कुछ जला, कुछ निकला, तो वो भी आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा। जैविक पदार्थ है, जीवाणु है, धूल के कण, मान्य रेशे हैं। आगे अब आपको देखना है वायु प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। बड़े बड़े शहरों में लोगों को श्वास लेने के लिए अशुद्ध वायु पर निर्भर रहना, देख नहीं रहा लग रहा, निर्भर रहना पड़ जाता। क्या लिखा है, बड़े बड़े शहरों में लोगों को श्वास लेने के लिए अशुद्ध वायु पर निर्भर रहना पड़ जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से, अब जैसे बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटी है, तो क्या आपने देखा वाहनों की संख्या ज़्यादा होती है ना, घर पास पास होते हैं, सटे सटे होते हैं, ठीक है। तो जब बॉडी से उष्मा निकलती है, वो भी प्रदूषण करता है। लोगों की ज़्यादा वहाँ पे होते हैं, गैरों से, गाँव से भी लोग पलायन करते हैं, अलग अलग जगह से लोग, किसी से मुंबई ले लीजिए, तो ऐसा नहीं कि मुंबई में किसी एक पर्टिकुलर गांव के लोग या किसी की स्टेट के लोग रहते हो, नहीं, वहाँ पे जो झुग्गी होती है ना, कौन सी, उसका मुझे इस टाइम नाम नहीं याद आ रहा, उसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, किसी नाम से बुलाते हैं, मुझे प्रेजेंट टाइम में नाम नहीं याद आ रहा। वहाँ पे इतनी आबादी है कि वो जो वहाँ पे कह सकते हैं पूरी एशिया का सबसे बड़ा वो जो झोपड़ी होता है ना, झुग्गी झोपड़ी, मेरा सबसे बड़ा एशिया का वो है, जहाँ पे मतलब मुंबई में, वो नाम नहीं भी याद आ रहा, मैं आपको बताऊंगी। वहाँ पे इतनी झुग्गियाँ हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, मतलब घर प्लॉट, मतलब फ्लैट, एक के ऊपर एक लोग रहते होंगे, झुग्गी में थोड़ी थोड़ी जगह में ज़्यादा ज़्यादा लोग रहते होंगे, तो क्या होगा, मतलब वहाँ पे कहने का ये मतलब वायु अशुद्ध होगी कि नहीं अशुद्ध होगी, क्योंकि 21% उन्होंने ऑक्सीजन लिया, 16% क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, कितने परसेंट ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। और प्रत्येक इंसान अगर यही काम करे, खाना बना रहा है, कुछ कर रहा है, कोयला पे, गैस पे, ईंधन पे, बहुत तरीके से, तो क्या हो रहा है, वायु क्या हो रही है, दूषित हो रही है। तो वही देला कि प्रत्यक्ष रूप से उसके स्वास्थ्य को नष्ट कर रही है। इस
अशुद्ध एवं विषैली वायु से श्वास संबंधी विभिन्न रोग जैसे अस्थमा, फेफड़े का कैंसर, वहाँ पे क्या है, वाहनों की संख्या ज़्यादा है, लोग जीविका के लिए काम के लिए आते हैं, तो लोग क्या करता है, यहाँ से वहाँ जा काम करना जाना, फिर वो किसी वाहन का यूज़ करते हैं, उसमें पेट्रोल यूज़ होता है जिसका दहन होता है, जिससे क्या निकलती है, ये धुआं निकलता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब क्या होती है, गैसें निकलती है जो आपके फेफड़ों को, आपको अस्थमा, टीबी, नाक व श्वास नली में जलन आदि उत्पन्न करती हैं। अशुद्ध वायु में हानिकारक गैसों के अतिरिक्त सूत, ऊन के रेशे खांसी उत्पन्न करते हैं। धातु एवं शीशे के कण नाड़ी संस्थान को विकृत कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा वायु के साथ शरीर में पहुंचकर रक्त को दूषित करती है तथा अन्य गैसों से एक्जिमा, मुहासे, जो स्किन की प्रॉब्लम होती है, मुहासे, जो पिंपल निकलते हैं, त्वचा के रोग हो जाते हैं। भीड़ भरे स्थानों की वायु में प्रदूषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। आज वायु में मिली सल्फर डाइऑक्साइड विश्व प्रसिद्ध प्राचीन इमारतों के लिए खतरा बन गई। कौन सी गैस, तो आप बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, जो क्या हो गई, अम्लीय वर्षा कराती है ना, तो उसके लिए क्या हो गई, इमारतों के लिए क्या हो गई है, वो खतरा बन गई है, मतलब हानिकारक साबित हो रही है। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, अभी तक आपने क्या जाना, वायु प्रदूषण कैसे हुआ, आपने अब तक क्या जाना, पर्यावरण क्या है, पर्यावरण को हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, पर्यावरण का स्वस्थ रखने पे वो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषित, प्रदूषण किसे कहते हैं, किसके द्वारा हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन से हैं, आपने इतना जाना। और साथ साथ में आपने ये भी जान लिया कि वायु प्रदूषण क्या होता है, कैसे होता है, किन किन कारणों से होता है। अब इतना तो जान लिया, अब आपको रोकने का उपाय भी तो जानना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि हम प्रदूषण में ही रहेंगे या मतलब अवेयरनेस नहीं दिखाएंगे, बस ऐसे ही रहेंगे, शिक्षित है भाई, हम अवेयरनेस दिखाएंगे, हम क्या करेंगे, उसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो देख लीजिए, वायु प्रदूषण रोकने का अर्थ है वायु को अशुद्ध होने से बचाना। इसके दो मुख्य साधन है, एक क्या है, प्राकृतिक साधन, दूसरा क्या है, कृत्रिम साधन। प्राकृतिक साधन के अंतर्गत लिखा है कि वायु को शुद्ध रखने के लिए प्रकृति स्वयं भी इतनी सहायक होती है। मैं आपको बता देती हूँ, आज से मैं कोशिश करूंगी कि डेली आपको वीडियो दूं। इधर बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, 2 हफ्ता लग रहा है कि वीडियो सही से आप लोग को नहीं मिली, जिससे थोड़ा पीछे ही हो गया, अब तक तो थोड़ा कंप्लीट ही हो गया होता। तो अब कोशिश करूंगी कि मैं डेली वीडियो आप लोग को दूँ, ठीक है। तो लिखा है कि वायु को शुद्ध रखने के लिए प्रकृति स्वयं भी इतनी सहायक होती है जो कि मानव सामर्थ्य के बाहर है। यही कारण है कि वायु के विसरण का गुण वर्षा आदि गर्म वायु, पेड़ पौधे, धूप तथा ऑक्सीजन वायु में मिली हुई विभिन्न गंदगी को दूर करते रहते हैं। जैसे वर्षा से धूल के कण तेज वायु द्वारा हानिकारक गैसें तथा तेज धूप विभिन्न रोगाणुओं को नष्ट करने में मदद करते हैं। दूसरा देख लीजिए, कृत्रिम साधन। तो कृत्रिम साधन में लिखा है कि प्राकृतिक साधनों के अतिरिक्त कुछ कृत्रिम साधन, और कृत्रिम साधन का मतलब क्या होता है, जो साधन मानव द्वारा निर्मित किया गया हो, आर्टिफिशियल तरीके से, जो जिस संसाधनों का, जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस साधन कोई भी हो सकता है उसका उपयोग किया जा रहा है, उसे कृत्रिम साधन कहते हैं, जिनका प्रयोग करके पर्यावरण को वायु प्रदूषण से मुक्त रखा जा सकता है। नंबर 1 क्या दिया हुआ है, पेड़ पौधे लगाना तथा अधिक से अधिक हरियाली का वातावरण रखना। पेड़ पौधों को क्या कहते हैं, प्रकृति का फेफड़ा कहते हैं, मतलब ये जो पर्यावरण है उसका क्या कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। क्यों, क्योंकि क्या करती है, जैसे फेफड़ा आपके आप जब वायु आप लेते हैं ऑक्सीजन, तो उसके साथ अशुद्धियाँ भी तो जाती हैं, हाँ, तो उसको क्या करता है, वो शुद्ध करने का काम करता है। शुद्ध ब्लड जब ऑक्सीजन के साथ वो मिक्स होता है तो आपकी पूरी बॉडी में क्या होता है, उसका परिसंचरण हो जाता है, पूरी बॉडी में जिस सेल को जहाँ जो जरूरत होती है वो मिल जाता है। फिर उसमें से जो अशुद्धियाँ और कार्बन डाइऑक्साइड दहन होने के बाद क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, फिर उसको क्या करता है, फिर शुद्ध किया जाता है। तो इसीलिए प्रकृति का फेफड़ा किसे कहते हैं, तो पेड़ पौधों को कहते हैं, हरियाली को कहते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 क्या है, रसोई घर में धुआं निकालने के लिए चिमनी तथा एग्जॉस्ट फैन का प्रयोग करना। नंबर 3 क्या है, कारखाने, रेलवे स्टेशन, कसाई खाने बस्ती से दूर बनवाना। कहने का मतलब है जहाँ आपके रहने का स्थान है वहाँ से कारखाना दूर हो, वहाँ से रेलवे स्टेशन दूर हो, वहाँ से कसाई खाना, उससे गैस वगैरह निकलती हो, इधर उधर मरते होंगे, उनका अपघटन होता होगा, बैक्टीरिया, ये फंगस वगैरह बैक्टीरिया वहाँ पे तैयार होते होंगे, इसलिए क्या है, बस्ती से दूर बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगला है, घर में गंदगी के निकास की समुचित व्यवस्था करना। धुआं निकलने के लिए पर्याप्त ऊंची चिमनियाँ हों। रोगी के मलमूत्र, थूक, वमन आदि का पूर्ण संक्रमण करना, जिससे रोग के जीवाणु वायु को दूषित न करें। सड़कें गलियां पक्की बनी हो जिससे धूल न उड़े। विभिन्न प्रतिष्ठान अपने यहाँ उत्पन्न गंदगी से वहाँ कार्य करने वालों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय करें। आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट है जल प्रदूषण। अभी तक आपने क्या जाना, वायु प्रदूषण जाना, कैसे होता है,
कारण क्या है, नुकसान क्या है और उपाय क्या है। ठीक है, अब अगला आता है जल प्रदूषण, जिसमें क्या जल में जो अशुद्धियाँ मिलती हैं उसे कहते हैं जल प्रदूषण। जो हम पानी पीने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है, जो नहाने के लिए उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, जब उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो उनका क्या होगा, हमारी बॉडी पे असर पड़ेगा, जिससे हमको डायरिया होगी, हैजा होगा, टाइफाइड होगा, सारी बीमारियाँ होंगी। ठीक है, तो देख लीजिए, मानव जीवन के लिए वायु के पश्चात जल का प्रमुख स्थान है। मानव तथा वनस्पति दोनों का जीवन जल पर निर्भर करता है। आपकी बॉडी में कितना 65 से लेकर 70% जल है। ठीक है, वनस्पति अगर आप पानी नहीं देंगे तो क्या ये ग्रीन रहेंगे, नहीं ग्रीन रहेंगे, क्या होंगे, सूख जाएंगे। इसीलिए कह रहा है क्या हुआ, आप निर्भर हैं। और आपकी बॉडी में जितनी भी आंतरिक क्रियाएं हो रही है वो जल के मतलब जल के द्वारा ही, ब्लड में क्या है 99% आप कह सकते हैं जल है। ठीक है, तो यही चीज़ है, आपकी बॉडी में क्या है, जल का सबसे ज़्यादा मतलब एक योगदान कह सकते हैं आपकी बॉडी में। फ्लेक्सिबल बनाई हुई है, जो आपकी शाइनिंग है, ये सब चीज़ें, वरना क्या होता है स्किन एकदम कड़क रहती। तो यही है कि जल का हमारी बॉडी में और वायु मतलब पर्यावरण में, पेड़ पौधों में क्या है, इसने सामंजस्य बैठाए हुए हैं। कौन, जल भी, जल का भी योगदान है। अशुद्ध जल में कुछ गैसें, कुछ घुलित तथा तैरने वाली अशुद्धियाँ जिन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कुछ घुलित तथा तैरने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं, जल में कुछ गैसें तथा कुछ घुलित तैरने वाली अशुद्धियों को क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उसमें क्या होता है, कार्बन उपस्थित होता है, जिससे गैसें उत्पन्न होती हैं। कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, ये क्या है, तो इनको आप कहेंगे खनिज तत्व, मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। इनमें कार्बन नहीं होता। कैल्शियम, सल्फेट, नाइट्रेट, सीसा आदि मिला रहता है। जहाँ शुद्ध जल जीवन प्राप्त करता है, वही जल में मिली उपयुक्त अशुद्धियाँ अधिक हो जाने पर जल को प्रदूषित करती है। कैल्शियम अधिक होने पे जल प्रदूषित, सल्फेट अधिक होने पे जल प्रदूषित, नाइट्रेट अधिक, पता है ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के अधिक से, सीसा से कोई रोग होता है, पारा से होता है, कैडमियम के अधिक होता है ना, ये सब रोग, मिनीमाटा वगैरह, तो इनकी अधिकता से होता है। जल में ये प्रदूषित करते हैं। फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फ्लोरोसिस हो जाता है। ठीक है, तो खनिज लवणों के साथ कुछ कार्बनिक तत्व होते हैं जिसमें कार्बन होते हैं, जो जल में घुलित या तैरने वाली अशुद्धियाँ होती। कुछ क्या होती, अकार्बनिक होती। जब इनमें जल की मात्रा, ये हमें इनको हमारी ज़रूरत भी है हमारी बॉडी को, लेकिन अगर ये जब ज़्यादा हो जाती हैं तो क्या करती हैं, ये अशुद्धि के रूप में प्रकट हो जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो जिन्हें हम कहते हैं जल प्रदूषण। जल संग्रहालय में जल की उचित रीति से सफाई करनी चाहिए। मतलब जहाँ पे आप जल संग्रह करते हो, टंकी पानी की हो गई, किसी बकेट में, बाल्टी में, किसी ड्रम में, मतलब जैसे मुंबई वगैरह में पानी की प्रॉब्लम होती है, जहाँ भी कहीं भी राजस्थान वगैरह में, तो वो लोग कहीं पानी लाते हैं, स्टोर करके रखते हैं। इससे भी ज़्यादा आप समझिए तटीय स्थानों पे क्या कहता है, एक कुआं, अरे कुआं कह रहे हैं, तालाब टाइप का पानी, बरसात के पानी को वहाँ रोका जाता है, उसको शुद्ध, बरसात का पानी वैसे तो सबसे शुद्ध पानी होता है, लेकिन जो वायुमंडल की अशुद्धियाँ रहती 0.0005% उसमें अशुद्धियाँ रहती, मतलब नगण्य के बराबर। लेकिन जब वो क्या होता है, धरती पर आता है, तो उसमें जो वायुमंडल की अशुद्धियाँ विभिन्न मंडलों में, जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, जिसे कहते हैं मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना, तो ये क्या होता है, ये जो अलग अलग जो ये मंडल है, इनमें होते होते अशुद्धियों के साथ क्या होता है, वो जल क्या होता है, सबसे क्षोभ मंडल में क्या होता है, वो अशुद्ध हो जाता है। नहीं तो वैसे वो सबसे प्योर होता है, लेकिन उसको जब वो अशुद्ध जल, उसको क्या कहते हैं, रोका जाता है। एक दो पानी बारिश का करने के बाद उसको रोका जाता है। और पहाड़ियों पे तो वैसे ही बहुत जल्दी बारिश होती है, तो उनको रोक लिया था, फिर उनको मतलब शुद्ध किया था। उस पानी पीने को क्या कहता है, पीने योग्य में और शारीरिक क्रियाओं के उपयोग में लिया जाता है। उनका इसे संग्रह की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उनको स्टोर किया था, उनका स्टोरेज। कल कारखानों से निकले वाले, क्या लिखा था, जल संग्रहालय में जल की उचित रीति से सफाई न करने के कारण उससे विभिन्न रोगों के जीवाणु भी उत्पन्न हो जाते हैं, जो भी क्या होता है, जल प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। कल कारखाने से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ नदियों, जलाशयों में डालने से और रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग से आज कहीं भी शुद्ध जल के लिए सोचा भी नहीं जा सकता। जैसे अशुद्ध जल में रहने वाले जीव धीरे धीरे रोगी होकर नष्ट होते जा रहे हैं। जल प्रदूषण के कारण मानव के प्रयोग के लिए प्राय नदी, तालाब, कुओं आदि का जल काम में लाया जाता है, जो निम्न प्रकार से दूषित हो जाता है। नंबर 1, बड़े बड़े उद्योगों से उत्पन्न दूषित जल तथा बड़े बड़े गंदे नालों की गंदगी नदियों में पहुंचा दी जाती है, जिससे जल में खनिज लवण, कार्बनिक पदार्थ तथा रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं। नदियों में स्वप्रवाहित कूड़ा करकट डालने से भी जल प्रदूषित होता है, आपको पता ही है। ठीक है, तालाब के किनारे मल त्यागने, स्नान करने, जानवरों को स्नान कराने से तालाब का स्थिर जल दूषित हो जाता है। अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन कहते हैं, भी जल को क्या करती है, दूषित बनाती है। वायु में अत्यधिक मात्रा में मिली हुई कार्बन तथा सल्फर आदि की मात्रा वर्षा द्वारा फिर पृथ्वी पर वापस आ जाती है,
तथा पहले ये क्या होता है, इसी को साइकिल कहते हैं। पहले जैसे धरती पे पानी आया, समुद्र में कहीं भी इकट्ठा हुआ, फिर उस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, वो क्या हुआ, वाष्पित हुआ। तो जो वाष्पित हुआ तो उसको क्या हुआ, धूल गंदगियाँ वगैरह को लेके क्या कहे, जम गया। फिर वो वर्षा के द्वारा क्या, फिर वो नीचे आता है। तो यही क्या होता है, ये साइकिल एक साइकिल होता है। परितंत्र का कह सकते हैं, इकोसिस्टम जो होता है, रेन का कह सकते हैं, मतलब ये क्या होता है, एक साइकिल के अकॉर्डिंग चलता है ये। फिर वापस आती है धरती पे वो वर्षा, तथा वर्षा का दूषित जल पेड़ पौधों तथा इमारतों को धीरे धीरे हानि पहुंचाने लगता है। यही क्वेश्चन आया था इस बार टीजीटी में, कि जो एसिड रेन का जो होता है, जो दूषित जो सबसे ज़्यादा किस पे प्रभाव डालता है। देखिए ये क्या था, पेड़ पौधे पे सबसे ज़्यादा, उसके बाद इमारतों को धीरे धीरे हानि पहुंचाता है, लेकिन पेड़ पौधे पे सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है। यही क्वेश्चन आया था इस बार। प्रदूषित, लेकिन क्या था, सबको यह था एसिड रेन प्लांट्स, मतलब हमारा दिमाग वहाँ पत्तियों पे ना जाकर कहाँ चला गया, वो आगरा वाला जो वो ताजमहल है उसका पीला होना संगमरमर का, वो दिमाग में आया और बहुत लोग क्वेश्चन गलत हो गए इसे। तो पेड़ पौधे पर सबसे जल्दी इफेक्ट पड़ता है एसिड रेन का, उसके बाद किसका पड़ता है, इमारतों पर, धीरे धीरे उनको नष्ट करता है। प्रदूषित जल का मानव जीवन पर प्रभाव। अशुद्ध जल प्राणी मात्र के लिए बहुत हानिकारक है। इससे टाइफाइड, पेचिस, अतिसार जिसे डायरिया कहते हैं जैसे रोग अधिकांश लोगों को होते हैं। क्या क्या, टाइफाइड, पेचिस। पिछली बार हैजा भी ऐसे ही आया था कि भोजन से होता है, जल से, दोनों ऑप्शन दिया था। तो ये होता किससे, बेसिकली इसके जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो जल में पाए जाते हैं। मक्खियाँ क्या होती हैं, वाहक होती हैं। मक्खियाँ उनको क्या करती हैं, वहाँ से ले आके भोजन वगैरह पे बैठती हैं, वो वाहक का काम करती हैं, वहाँ से उनको वो उठाती हैं, प्रदूषित जल से उनको वो उठाती हैं, और क्या होता है, उनकी बॉडी पे वो लग के भोजन वगैरह पे लगते हैं, वहीं से क्या होता है, हैजा होता है। यही सच्चाई है। लेकिन वैसे हम जानते हैं क्या, दूषित भोजन से भी मानते हैं और जल से भी मानते हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन है तो जल को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। प्रदूषित जल का मानव जीवन पर प्रभाव। अशुद्ध जल प्राणी मात्र के लिए बहुत हानिकारक है। इससे टाइफाइड, पेचिस, अतिसार जैसे रोग अधिकांश लोगों को होते हैं। डिसेंट्री जिसे बोलते हैं। अशुद्ध जल पीने से पीलिया रोग, जिसे क्या बोलते हैं, पीलिया जैसे नहीं, तो हेपेटाइटिस जो होता है वो पीलिया रोग, इसका स्टार्टिंग होता है भी बहुत होता है। जो व्यक्ति बॉडी में क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, इस बॉडी आपकी क्या हो जाती है, पीली दिखने लगती है। ठीक है, जो व्यक्ति मांसाहारी होते हैं और मछलियाँ आदि खाते हैं वे अशुद्ध जल के कारण अनेक बीमारियां फैलाते हैं। इन्हें खाने से ही बचना ही हितकर होता है। आपको मैं बताई थी, आपने क्या किया, चीज़ों का उपयोग किया, वो पानी, नदियों, किसी के माध्यम से क्या, वो समुद्र में गया, कोई पानी इकट्ठा जहाँ मछलियाँ वगैरह, तो उनका सेवन करती, फिर बाद में आप उनका, हर चीज़ में एक साइकिल बना हुआ, फिर बाद में आप उसका सेवन करते। आपने प्रत्यक्ष रूप से गंदगी की, ठीक है, उसको हार्म हुआ मछली को, फिश को, फिर आपने खाया, परोक्ष रूप से आप बीमार हो गए। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। पहले वर्षा का जल अत्यंत शुद्ध माना जाता था, किंतु अब स्थिति यह है कि वर्षा का जल जब वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर आता है तो उसमें वायु में मिली हुई सल्फर आदि अनेक गैसें भी आ जाती है जो जल को प्रदूषित करती है। पहले नहीं, अब भी वर्षा का जल क्या होता है, सबसे शुद्ध जल होता है। आपको मैं बता रही हूँ, मैं हिमाचल गई थी तो वहाँ पे मैं बता रही हूँ, कोई आरओ नहीं लगा है, कोई एक्वागार्ड, कोई फ़िल्टर का, मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं। मैं जब ब्रश करने के लिए पानी और मुंह में लिया तो जैसे लगे बिल्कुल एक्वागार्ड के टेस्ट का पानी, मतलब सोच लीजिए कितना प्योर पानी, बिल्कुल जैसे लगे, और जैसे लगे ना एक दिन बाल शैम्पू करने के बाद इतना सॉफ्ट, इतना अच्छा कि आप सोच नहीं सकते। जो वो पानी क्या होता है, बिल्कुल प्योर होता है। धीरे धीरे नदियों से जब पानी निकलता है ना, जहाँ उनके मुहाने से जब पानी निकलता है, उद्गम जहाँ से होता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे ये अशुद्धियों को लेके आते आते जल शुद्ध हो जाता है। वैसे क्या होता है, जल शुद्ध होता है और बहुत शुद्ध। जो आप एक्वागार्ड और ये फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट, पानी के टेस्ट में अंतर होता है ना, ये पानी और उस पानी में, नॉर्मल पानी में और फिल्टर यूज़ करने वाले पानी में। तो जो फिल्टर, जो एक्वागार्ड वगैरह के पानी आप यूज़ करते हैं, बिल्कुल उस टेस्ट का पानी आता है, जो उससे भी मीठा, उससे भी टेस्टी पानी। मान लीजिए पानी में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन बिल्कुल हल्का पानी, वही टेस्ट जिसको कहते हैं आप शुद्ध पानी, वो मतलब पहाड़ों, हिल स्टेशनों पे बिल्कुल किसी भी फिल्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ पे इतना शुद्ध पानी होता है। तो जल क्या होता है, बहुत शुद्ध होता है। लेकिन ये क्या होता है, धरती पर आते आते और लोगों तक पहुँचते पहुँचते और हमारे आपके द्वारा ही गंदगियाँ करते करते क्या हुआ, ये अशुद्ध हो गई चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए वायु में मिली सल्फर आदि अनेक गैसें भी आ जाती हैं, जल को प्रदूषित करती हैं। जल प्रदूषण के निराकरण के उपाय क्या क्या है, मतलब निराकरण मतलब उसका निदान क्या क्या है, इसको दूर कैसे किया जा सकता है। जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपायों द्वारा कम किया जा सकता है। नंबर 1, कल कारखानों का अवशेष नदियों में न पहुँचने दिया जाए। कल कारखानों जैसे क्या होता है, चीज़ें बनती हैं, केमिकल यूज़ किए जाते हैं,
जल का उपयोग होता है, तेलों का, ग्रीस का, बहुत सारी चीज़ों का ना, जिस चीज़ की फैक्ट्री, जिस चीज़ का कारखाना है उससे संबंधित उससे वर्ज्य पदार्थ निकलेंगे, मतलब अवशेष निकलेंगे, तो कहाँ होते हैं, लोग क्या करते हैं, ड्रेन के माध्यम से नदियों में भेज देते हैं, जल क्या हुआ, प्रदूषित हो जाता है। शहरों में गंदगी को नदियों में जाने से रोका जाए, बाढ़ों को रोकने के लिए बांध बनाए जाए, लोगों को नदियों को गंदा करने की हानियां बताकर इस काम को रोका जाए। जैसे कि क्या होते हैं, जैसे गंगा शुद्धिकरण करके, ऐसे क्या कहते हैं, बचाओ, ये करके गंगा को माता का उपाधि देके उसको शुद्ध करने की बात कही जा रही है। ऐसे नदियों को क्या हो रहा है, तो इसको क्या होता है, धर्म से क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे, धर्म पे लोगों की क्या होती है, आस्था बहुत ज़्यादा होती है, लोग कोई काम करने से डरते हैं, किससे, भगवान से। तो क्या होता है, वो काम करने में डरते हैं, इसीलिए जो चीज़ों का संरक्षण प्रकृति के द्वारा इंपॉर्टेंट है, जिसको बचाना हमारा कर्तव्य, उसको क्या हुआ, धर्म के साथ जोड़ करके उसको उसकी सुरक्षा के लिए उसको क्या किया, धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। लोगों को नदियों गंदा पानी करने के लिए उनकी हानिकारक बातें बताकर रोकने के लिए कहा जाए। चिता की राख से नदियों को प्रदूषित करने की हानियां बताकर इस काम से रोका जाए। नदी के तट पर उद्योग लगाने की आज्ञा न दी जाए। अधिक समय के भंडारित जल को उपयोग में न लाया जाए। और आप एक बात ये भी जान लीजिए, जब हमारा मतलब कह सकते हैं, जब मानव का धीरे धीरे विकास होने लगा, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक शहर किसी न किसी नदियों के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ, लोगों का विकास स्टार्ट, जल मिला, यातायात करने का साधन मिला, लोग क्या हुआ, ऐसे जाने लगे, जीवन बसने लगा। तो प्रत्येक शहर किसी न किसी नदियों के किनारे बसा है। तो ऐसे नदियों का गंदा होने का मेन वजह सबसे बड़ा है शहर किनारे, शहर में लोग ज़्यादा, प्रदूषण ज़्यादा, उपयोग ज़्यादा हर तरफ से। फिर उन पानी को क्या, ड्रेन के माध्यम से कह सकते हैं, बड़े बड़े नालों के माध्यम से फिर नदियों में जाता है। ऐसे ही सारी नदियाँ गंदी होते जा रही हैं। ठीक है, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे कानून बनाए, फिल्टर लगाते हैं, जहाँ नदियों में पानी शहर का मिलता है, नाले का पानी ऐसे ऐसे करके फिल्टर करते हैं, सीवेज का पानी दोबारा यूज़ करने के उसको फिल्टर किया जाता है। बहुत सारे काम गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं। नदी के तट पर उद्योग लगाने की आज्ञा न दी जाए। अधिक समय के भंडारी जल को उपयोग में न लाया जाए। समय समय पर कुओं तथा समीपवर्ती स्थानों पर ब्लीचिंग पाउडर डाला जाए। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 जिसे लाल दवा कहते हैं, वो भी डाला जाता है। क्लोरीन का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, लाल दवा वही। समय समय पर कुओं तथा समीपवर्ती ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाए। सार्वजनिक कुओं पर छतरी की व्यवस्था की जाए। जैसे क्या होता है, जो सामुदायिक चीज़ है, सार्वजनिक गवर्नमेंट की चीज़ है, उस पर क्या ऊपर से कोई छज्जा वगैरह की व्यवस्था की, जैसे कोई पक्षी जा रहा हो तो उसके बीट न उसमें गिर जाए, धूल कण न उड़ के गिर जाए, मतलब उस पर ढकने की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए। वही कह रहे, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स बनाए हैं, जिसको न फॉलो करने पे क्या होता है, उसने उसके नियम के बाद दंड भी देने का प्रावधान किया। दंड देने का प्रावधान क्या कि भय बिन होत न प्रीत, क्योंकि डर के बिना किसी को कहीं प्रेम, भय बहुत ज़रूरी है, इसीलिए दंड का प्रावधान भी किया कि अगर आप ऐसे नहीं मानेंगे तो भाई दंड से तो सब डरता है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखकर आप गंदगी करने से बचेंगे। फिर भी नहीं लोग बचते, हम लोग कोई नहीं बचता। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है, आपने जल प्रदूषण जान लिया, जल में कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियों का मिलना। ठीक है, वो भी जो जल में जिसका क्या हो, हमारे उनका क्या हो, हमारे वायुमंडल, हमारे मंडल, हमारे आसपास, हमारे प्रवेश, मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या होना, उससे मतलब कह सकते हैं कि उससे हानि होना, विभिन्न रोगों के उत्पन्न होना, ये क्या कहलाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों का मात्रा से ज़्यादा मिलना। ठीक है, कैसे मिलता है वो भी आपको पता लगा, इससे निराकरण क्या है ये भी पता चल गया। ठीक है, अगला आता है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ है आवाज संबंधी प्रदूषण, मतलब ध्वनि किसमें मापा जाता है, तो डेसिबल में मापते हैं। ठीक है, डीबी लिखते हैं ऐसे, ये क्या होता है, डेसिबल होता है, इसको मापने का एक मापक होता है। ठीक है, तो इसकी आवाज़ संबंधी प्रदूषण होता है, जैसे कल कारखानों, रेलवे स्टेशन से आने वाली तेज और लगातार आवाज़ें, लाउड स्पीकर, मोटर, स्कूटर, जनरेटर आदि की आवाज़ भी एक प्रकार का ऐसा प्रदूषण है जो व्यक्ति की श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाता है। आप हमें एक क्वेश्चन बताएंगे यहीं से, जब दो लोग मतलब एक जैसे जिस लाउड आवाज़ में, या जैसे हम प्रॉपर बात करते ऐसे न बात करके फुसफुसाहट, जैसे ना साए साए बात कर रहे हैं, तो उसमें कितनी डेसिबल ध्वनि निकलती है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अगर किसी को पता हो तो वो आपको बताए। ठीक है, नहीं तो फिर मैं मतलब अगले चैप्टर में बताऊंगी। जो आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा करिए, आप लोग स्किप मत किया करिए, बीच बीच में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मिलेगी, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें कह सकते हैं आप। ये भी आपके लिए क्वेश्चन ये भी है कि जो जेट से जो कैसा जो जेट जो प्लेन होती है,
उससे कितनी डेसिबल ध्वनि निकलती है, लाउड स्पीकर से कितने डेसिबल ध्वनि निकलती है, आप हमें ये दो, बंदूक के गन से कितने डेसिबल ध्वनि निकलती है। ये 2-4 क्वेश्चन है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, अगर जिसको आता होगा तो आप लोग हमें बताइएगा। मोटर, स्कूटर, जनरेटर आदि की आवाज़ भी एक प्रकार का ऐसा प्रदूषण है जो व्यक्ति की श्रवण शक्ति को हानि पहुंचाता है, मतलब सुनने की शक्ति को क्या करता है, हानि पहुंचाता है। पर्दे वगैरह में भी छेद हो जाते हैं, जिसपे क्या होता है, सर पर माइग्रेन वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाती है। उससे क्या होगा, हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या होता है, कभी कभी आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा, जो डीजे चलता है, डीजे साउंड लगाते हैं, डीजे साउंड के अगर आप करीब हैं तो कुछ टाइम के बाद लगता है कि जो हमारी धड़कन है, जो हार्ट बीट जिसे लब डब कहते हैं, वो क्या हुआ, लगता है कि उसकी जो डीजे के साउंड में जो ध्वनि कंपन निकल रही है, जो कंपन निकल रही है, वो क्या लगता है हमारी हार्ट के बीट से क्या होता है, कनेक्ट हो जाती है, और लगता है हमारा धड़ इतना तेज वो मतलब उसमें जो ध्वनि कंपन निकल रही है, जो तीव्रता है, वही क्या तो लगता है उतने ही तेज हमारी धड़कन भी बढ़ रही है। तो इसी से क्या होता है, हृदय संबंधी रोग होती है, बेचैनी होती है, जिसका असर आपके हार्ट पे पड़ता है। तो आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। किनके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। ध्वनि प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं, शोर करते वाहन यंत्र एवं मशीनें, विवाहों पर चीखते लाउड स्पीकर और डीजे, तीव्र आवाज में चलते टेप, सायरन और बाजे, मोटर कार, ट्रक, बस, वायुयान और ट्रैक्टर के हॉर्न। ठीक है, ये कुछ चीज़ें जो क्या करती हैं, ध्वनि प्रदूषण। अब आप आगे आगे चल रहे हैं, ठीक है, जाम लग गया, मतलब कहीं क्या हुआ, मतलब रेड लाइट जल गई किसी रोड पे, तो आप वहाँ पे रुक गए। अगर मान लीजिए उसी बीच में कोई तेज से खूब, आपकी गाड़ी आगे हो, किसी की पीछे, और उसी पे कोई खूब तेज से हारन बजाया जा रहा है, हॉर्न बराबर, तो आपको बेचैनी नहीं होती, मतलब इरिटेट होते हैं ना आप उससे कि क्या बार बार ये बजा रहा है। तो क्या होता है, वो आपके क्या करता है, कानों की जो शक्ति है ना, कानों को, मस्तिष्क के, हृदय को बेचैन करती है। वो आप में क्या करती है, चिड़चिड़ाहट पैदा करती है। वही चीज़ क्या, वो आपको कानों को क्या होती है, कर्णप्रिय नहीं लगती। इसलिए वही क्या, जो आपके कानों को कर्णप्रिय न लगे जितनी आवाज़, वही क्या है, ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ध्वनि प्रदूषण का मानव जीवन पर प्रभाव। ध्वनि तरंगे जीवों को विभिन्न क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इससे सुनने की क्षमता में कमी आती है तथा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग हो जाते हैं, जो नर्वस सिस्टम संबंधी रोग है, मतलब मस्तिष्क की बात की जा रही है। इससे नींद न आने का भी रोग हो जाता है। शोर से व्यक्ति का रक्तचाप बढ़ता है। कुछ विशेष प्रकार की ध्वनियाँ छोटे तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं। इससे जैव अपघटन की क्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। शोर न केवल हमारी बातचीत तथा आराम में अवरोधक होता है, बल्कि यह मस्तिष्क की शांति तथा स्वास्थ्य एवं व्यवहार को भी प्रभावित करता है। अधिक लंबी अवधि की तीव्र ध्वनि कान के पर्दे को हानि पहुंचाती है तथा धीरे धीरे बहरापन उत्पन्न करती है। तीव्र ध्वनि के प्रभाव से जठर रस तथा पाचक रसों का स्राव कम हो जाता है, मतलब जठर रस HCl जो निकलता है, ठीक है, रेनिन, पेप्सिन, ये सब जो निकलता है, उस पर क्या होता है, उस पर जो आपका इंटेस्टाइन आपका होता है, पेट जो है, आप वहाँ से जो जूस इंक्रीज होते हैं, उस पर क्या होता है, ये असर डालती हैं, कौन, ध्वनियाँ, ठीक है, उस पर असर डालती हैं। प्लस जो है पाचक रस होता है, स्राव कम हो जाता है, जो निकलने की जो उनकी एक क्षमता होती है, क्या होता है, वो कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण पेशियों में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे आँखों का तारा फैल जाता है। ध्वनि आराम तथा निद्रा में बाधा उत्पन्न करके चिड़चिड़ापन पैदा करती है। ध्वनि एड्रिनल अंतःस्रावी ग्रंथियों को भी प्रभावित करती है। किसे, एड्रिनल जो आपकी ग्लैंड है, उसको भी कौन इंटरनल ग्लैंड है, उसे भी क्या करती है, अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर अगर किसी को पता है, कोई भी जो भी मेरे स्टूडेंट देखते हैं, 2, 10, 20, 25, 30, 1, 2, 3, 4, 5, अगर वो किसी को पता हो तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और बहिस्रावी ग्रंथियों में क्या अंतर होता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अधिक स्राव से उत्तेजनशीलता पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तनाव तथा थकाव उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। वर्तमान समय में आधुनिक उपकरणों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए ध्वनि प्रदूषण से पूरी तरह छुटकारा मिलना असंभव है, लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। नंबर 1, शोर करने वाले उपकरणों, मशीनों की समय समय पर चेकिंग कराएं। फैक्ट्रियों में ध्वनि कम करने के यंत्र लगाए जाएं। तेज आवाज़ में लाउडस्पीकर चलाने पर अधिक दंड लगे। घर के बाहर लंबे पेड़ लगाएं। घरों में मोटे पर्दे लगाएं, जिससे आपको, जब मैं पढ़ा रही थी आंतरिक सज्जा, तो आपको जब मैं
पढ़ाई हूँ शायद ये चीज़, या मैं खुद पढ़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि क्या होता। मोटे पर्दे जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो ध्वनियों को क्या होता है वो अवशोषित करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, प्रकाश को भी अवशोषित कर लेते हैं। तो अगर जहाँ ध्वनियाँ ज़्यादा हैं या बहुत तीव्र प्रकाश है वहाँ पे क्या होता है, ऐसे पर्दे लगाने पे फ़ायदे होते हैं, जिससे बाहर का शोर कम से कम अंदर आए। स्वचालित वाहन के हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। मृदा प्रदूषण, अब तक आपने क्या जान लिया, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। अगला नंबर आता है मृदा प्रदूषण। मतलब क्या है, मिट्टी में जो प्रदूषण होता है उसके बारे में। जो मिट्टी, जिससे क्या करते हैं हम, जिन मिट्टी में दफन किए जाते हैं, ठीक है, मतलब जो इसके रिलीजन में होगा, जिस मिट्टी का उपयोग उपजाऊ बना के अन्न पेट भरने में उपयोग करते हैं, उससे जो अन्न उपजते हैं उसका, ठीक है। मतलब मिट्टी के ही बने हम माने जाते हैं। पंच तत्व की हमारी बॉडी बनी है, कहते हैं ना पंच तत्वों से बनी है, फिर उसी में क्या होना है, विलीन हो जाना है। तो वही चीज़ है, उसी मृदा की बात की जा रही है। मृदा मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, गैसें व मृदा जल एक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में होते हैं। मृदा में इन पदार्थों की मात्रा अनुपात में किन्हीं कारणों से उत्पन्न अवांछनीय परिवर्तन क्या हो जाता है, मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। ठोस अपशिष्ट, मृदा में ठोस अपशिष्ट पदार्थों के मिलने से मृदा प्रदूषण होता है। यह अपशिष्ट घरों, पशुशालाओं, खेतों, औद्योगिक कारखानों आदि से निकलता है। इसमें फलों एवं सब्जियों के छिलके, देख लीजिए ध्यान से, ठोस अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत क्या क्या आता है। फलों एवं सब्जियों के छिलके, गोबर, मानव विष्ठा, राख, रद्दी कागज, पुराने कपड़े। पहले क्या होता था गांव वगैरह में, जैसे लोग सैनिटरी पैड, जो ये पीरियड्स में पैड नहीं यूज़ करते थे बहुत लोग, तो क्या करते थे, कपड़े यूज़ करते थे, ठीक है। तो फिर उसको क्या करेंगे, कहीं डिस्पोजल तो करेंगे, तो फिर खेत वगैरह में छोड़ देते थे। क्या करे भाई, कहाँ ले जाए, मतलब जिसको ज्ञान नहीं होता था। तो वैसे भी खेतों में क्या होता है, क्या होता है, जगह जगह कपड़े ऐसी चीज़ें दिखती हैं। नैपी क्या होती है, जो नैपकिन आप यूज़ करते हैं, क्या होती है ये, अगर आप गड्ढा खोद के उसमें डाल देते हैं, मतलब एक गड्ढा बना लीजिए, उसमें खोद खोद के डाल दिया, जलाने से उसमें मिट्टी डाल दी, तो धीरे धीरे डिस्पोजल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो वही कपड़े वगैरह कैसे, आपके कपड़े कहाँ से आगे मिट्टी में कह सकते हैं मृदा में। जैसे आप ये जो करते हैं उसमें तो मान लीजिए जल जाता है दाह संस्कार में, लेकिन जो कफन वगैरह होते हैं जितने भी लपेट ही जाते हैं, सारे नहीं, कुछ क्या होते हैं इसे फेंक देते हैं, तो वो मृदा में मिल गया। आपने पीरियड्स के टाइम में बहुत लोग यूज़ करते हैं कपड़े वगैरह, तो वो उसमें मिल गया। ऐसे भी कोई कपड़े खराब हो रहा है, पुराने, कहीं जगह नहीं है, तो लोग ऐसे फेंक देते हैं। तो ऐसे कर करके चीज़ें क्या हो जाती, दूषित हो जाती हैं। और ये किस अपशिष्ट के अंतर्गत है, ये ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं। रद्दी कागज, पुराने चमड़े। अब चमड़े कहाँ से आएंगे, जैसे आपने कोई जूता चप्पल पहना, खराब हो गया, आपने फेंक दिया। लेदर के बैग यूज़ किए, अब क्या होता है, आदमी इसे फेंक देता है। उसको इतना नहीं पता कि इसको डिस्पोजल, इसको निस्तारण करने का एक क्या सिस्टमेटिक तरीके से करे, जिसका क्या प्रत्यक्ष या परोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, हमारे ऊपर ही हार्म, इनकी हानि हमारे ऊपर ही होनी है। तो उस चीज़ों से अवेयर न होने के कारण वो क्या करता है, ऐसे ही फेंक देता है। फिर कोई जानवर वगैरह जो मर जाते हैं, तो भी तो चमड़े ही हैं उनके, तो इससे क्या होता है, मृदा दूषित होता है। और किस प्रकार का दोष, ठोस अपशिष्ट, ये क्या ठोस अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। चमड़े एवं रबड़ की वस्तुएं, प्लास्टिक निर्मित वस्तुएं, आप समझ रहे होंगे प्लास्टिक में, पॉली बैग, जो पॉलीथीन आप यूज करते हैं, हर सामान के इंसान यूज करता है, क्या करता है, सामान निकाला, अगर शहर में है तो आपने जो क्या कहते हैं यार, गार्बेज बैग जो यूज़ करते हैं आप, पॉली, उसमें आपने डाला, उसके साथ ही तो आप देते हैं। जो कूड़ा आप क्या उठाने आते होंगे, नगर पालिका में होंगे तो वहाँ आते होंगे, नगर निगम में होंगे वहाँ, नगर पंचायत में होंगे तो वहाँ आते होंगे, ठीक है। तो वो आते हैं, लेके जाते हैं। लेकिन गांव वगैरह में क्या होता है, वहाँ कोई नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम की व्यवस्था नहीं होती, तो ये स्वयं ही अपना कूड़ा निस्तारित करते, कोई जगह बना लेते, वहाँ फेंक देते। गाँव में लोग क्या करते हैं, चीज़ों को प्रति कोई, लेकिन गाँव में इतना पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे फिर यही बढ़ रहा है ना, वो क्या करते हैं, चीज़ों को कहीं भी फेंक देते हैं। मैं बिस्किट खाया, रैपर ऐसे ही फेंक दिया हाथ से, तो वो गया तो कहीं मिट्टी में गया, पशु खा लेंगे, जीव जंतु खा लेंगे, तो वो क्या होता है, उनका हानि पहुंचता है। तो वही चीज़ें कही गई प्लास्टिक की, और ये क्या होती है, 100 साल से पहले ये नष्ट नहीं होते। कांच, धातु के टुकड़े इत्यादि क्या होते हैं, हो सकते हैं। इसीलिए शहरों में क्या हुआ, गीला कचरा, सूखा कचरा, जिसमें कूड़े होते, जो डस्टबिन होते हैं वो भी अलग अलग, गीला कचरा ग्रीन में, और जो ड्राई, जो सूखा होता है, जैसे पेपर हो गए, किसी चीज़ के आपने कुछ मंगवाए, घर के कागज, रद्दी चीज़ें हो गई, वो सूखे कचरे में डालते हैं। जो गीले कचरे में क्या, जिसको पशु यूज़ कर ले, जिसका क्या हो, जिससे खाद वगैरह बनाई जा सके, जैसे कचड़े हो गए, इस सब्जियों के छिलके हो गए गीले, इनको इनके अंतर्गत फिर उनको छांटा जाता है। फिर क्या करता है, उनका उस हिसाब से निस्तारण किया था। और इन सबों पर ध्यान क्यों
दिया जा रहा है वायु को प्रदूषण, अरे मतलब पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो जो आगे आपने पढ़ रखी है। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट के अंदर आप जाने क्या क्या आता है। मृदा में इनके मिल जाने से क्या होता है, मृदा प्रदूषित हो जाती है। नेक्स्ट आता है अम्लीय वर्षा, जिसको आपने किस में पढ़ा, वायु प्रदूषण में क्या होता है, एसिड रेन, इसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। फिर वो क्या होता है, पहले तो ये ऊपर जाती है, फिर बारिश के साथ नीचे आती है, जिसका हमारे पेड़ पौधों पे और किस पे, ये जो पत्थर से निर्मित जो ये आगरा वगैरह जो है, फिर अरे कौन से स्थल कह सकते हैं, ऐतिहासिक स्थलों पे क्या होता है, इसके धीरे धीरे इफेक्ट पड़ते हैं। और क्या होता है, ये पत्थर क्या होते हैं, पीले पड़ने लग गए हैं, इनका क्षरण होने लगा है। ठीक है, पीले पड़ने के साथ साथ क्या हो गया, इनका क्षरण भी हो रहा है, इनका ह्रास हो रहा है, धीरे धीरे कट रहे हैं। तो देख लीजिए, अम्लीय वर्षा यह प्रदूषण वायु में निर्गत अम्लीय गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि की उपस्थिति से होता है। किसके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। तो वर्षा के जल में घुलकर ये गैसें अम्ल बनाती हैं। मतलब कैसा बनाती है, अम्ल, एसिड बना देती है। और आपको पता है एसिड तो नुकसान करता है, वो एक तरफ से क्या है, तेजाब की तरह है, जो मृदा में पहुंचकर उसे अम्लीय एसिडिक कर देते हैं। अम्लों की उपस्थिति से मृदा की उर्वरता क्या होती है, नष्ट हो जाती है। और इसके साथ ही अगर ज़्यादा उर्वरक, मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, भोजन की सबको ज़रूरत है, खाद्यान्न, भाई पृथ्वी थोड़ी बढ़ रही है, खेत थोड़ी बढ़ रहा, वो तो उतना है। पहले किसी के पास 4 बीघा खेत था, वो अकेले थे, उनके 4 बेटे हुए, एक एक बेटा, उनके 2-2 बेटे हुए, तो फिर 5-5 बिस्सा मिल गया, फिर उनके 2-2 बेटे हुए, 2-2 बिस्सा में आ गए, फिर उनके हुए 1-1 बिस्सा में आ गए। आज किसी के पास चटनी बोने के लिए भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास कहते होंगे पहले हम लोग के पास बहुत खेत था, लेकिन धीरे धीरे मतलब फैमिली बढ़ने के साथ क्या हुआ, बंटवारा होते होते अब हमारे पास बस लहसुन और प्याज और धनिया लगाने भर का ही बस खेत बचा है। ठीक है, क्यों, सबसे बड़ा कारण हर प्रकार के प्रदूषण का क्या है, तो कह सकते हैं जनसंख्या प्रदूषण है। ठीक है, जनसंख्या में ये वृद्धि, जो प्रदूषण नहीं कह सकते हैं, जनसंख्या विस्फोट, जो जनसंख्या में वृद्धि है, हर प्रदूषण का कारण यही है। तो आपने जान लिया। अगला आता है उर्वरक। देखिए लिखा हुआ, जो आप रसायन का प्रयोग करते हैं, यूरिया वगैरह खाद डालते हैं ना, जो बोरियों में आती हैं, जो गांव वगैरह में नगर पंचायतों पे या खाद्य का जहाँ पे डिपार्टमेंट होता है वहाँ से लेना पड़ता है। रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट आदि मृदा में उसकी उर्वरता बढ़ाने हेतु मिलाई जाती है। क्या क्या, यूरिया, अमोनियम सल्फेट और क्या, कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम है तो फास्फोरस रहेगा ही, कैल्शियम और फास्फेट। ठीक है, मिलाए जाते हैं, परंतु इनके अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से मृदा अम्लित अथवा क्षारीय हो जाती है। ये क्या होती है, मृदा का भी अपना एक क्वालिटी होता होगा ना, एक गुण होता होगा, जिसपे जो अन्न या जो चीज़ें होती होंगी, लेकिन क्या होता है, ज़्यादा उपयोग से या तो ये एसिडिक हो जाती है या क्या एल्कली हो जाती, क्षारी। तो जो उस मतलब क्षारी हो गई, तो जो भी प्रोडक्शन, जो भी उपज क्षारी मिट्टी में नहीं होना होगा, तो उसकी उपज बंद हो जाएगी। ऐसे धीरे धीरे चीज़ों पर क्या होता होगा, क्योंकि मृदा प्रदूषित है। ठीक है, इसमें मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। कीटनाशक तथा तीड़नाशक, जैसे आप प्रयोग करते हैं ना, डीडीटी वगैरह का छिड़काव करते हैं ना, कीटनाशक खरपतवार वगैरह के लिए छिड़काव करते हैं, कीटनाशक और तीड़नाशक। तीड़ मीन्स क्या होती है, घास। कीटनाशक तथा तीड़नाशक पदार्थ अत्यधिक विषैले पदार्थ होते हैं, जिनका मतलब, नाशक का मतलब जो इनको खत्म करना, तो जिनका फसलों पर छिड़काव हानिकारक कीटों, विषाणु अथवा जीवाणु तथा कवकों को मारने तथा अवांछनीय पौधों, झाड़ियों, खरपतवार आदि को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये पदार्थ मृदा में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। अब मैं 1 मिनट बस पढ़ाऊँगी, आगे देखते हैं कितना बचता है। थोड़ा बचता है, कल ही बता दूंगी, वरना वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, 40 मिनट की ऑलरेडी होने जा रही है। मृदा प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। मृदा प्रदूषण से भूमि की उर्वरता शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है, पौष्टिक खाद्यान्नों की कमी होने लगती है, भूमि की बंजरता बढ़ने लगती है, वातावरण का संतुलन भी बिगड़ने लगता है। मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। मृदा प्रदूषण को दूर करने के लिए सर्वोत्तम विकराल गति से बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगानी चाहिए, क्योंकि यदि जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो इस जनसंख्या की भोजन, जल, निवास की समस्या को हल करने के लिए वनों का दोहन होता रहेगा और सीमित भूमि से अधिकाधिक खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए नए नए उर्वरकों का प्रयोग होगा, जिससे खेत अधिक से अधिक उपज दे। इस प्रकार भूमि का दोहन होगा और मृदा प्रदूषण बढ़ेगा। मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें अधिकाधिक वनों का क्षेत्र बढ़ाना चाहिए। खाद्यान्न बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने चाहिए। मैं वैसे चाहती आप लोग को ना तो हेडिंग उठाती हूँ और उसके
मतलब अपने आप से एक्सप्लेन कर देती और आपका चैप्टर कंप्लीट करवाती, छोटी छोटी वीडियो भी बन जाती। लेकिन बस मैं आप लोगों को सुविधाओं को ध्यान में रख के क्या करती हूँ, एक एक लाइन पढ़ती हूँ। सोचिए मैं कितना समय देती हूँ आप लोगों को इस चीज़ के लिए। मृदा प्रदूषण की रोकथाम के लिए हमें अधिकाधिक वनों का क्षेत्र बढ़ाना होगा। खाद्यान्न बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने चाहिए। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जिससे भूमि का कटाव न हो और मृदा प्रदूषण न हो। मनुष्य जिस वातावरण में निवास करता है उसका संतुलन केवल उसी के द्वारा नहीं होता, बल्कि उसके पर्यावरण में ऐसे अनेक कारक हैं जो संतुलन अवस्था में रहते हैं, तभी मनुष्य भी उनमें भली भांति रह सकते हैं। पर्यावरण के साथ व्यक्ति का समन्वय करना अति आवश्यक है। मानव ने सदैव विभिन्न परिस्थितियों को अपने अनुसार बदलने का प्रयत्न किया है, बिना सोचे समझे उसे नष्ट किया है। यह समस्या जनसंख्या बढ़ने से और भी विकराल हो गई है। मानव ने स्वयं ही पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न कर अपने अस्तित्व को खतरे में डाला है, अतः मानव को ही पर्यावरण के साथ समन्वय करना होगा। यहाँ तक आज बस यहीं तक। कल जो इसका लास्ट है उसको करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए तो आज बस यहीं तक। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। आप लोग तो शेयर भी नहीं करते मेरी वीडियो और लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब तो कोई नहीं करता। जो लोग किए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो आप लोग को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए। जो लोग अपना मूल्यवान समय निकाल कर मेरी वीडियो को देखते हैं, अगर उनसे उनको कुछ भी लाभ मिलता है तो उसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दिल से आप लोग को धन्यवाद करती हूँ। चलिए, ज़्यादा वीडियो बहुत लंबी हो गई है, अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।